हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू अ कर्व्ड सरफेस, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अपन लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा, परावर्तन पढ़ा। उसमें पहले अपन लोगों ने समतल दर्पण लिया, प्लेन मिरर लिया, ठीक। उससे जो जो अपन लोगों को रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बातें करनी थी वो बात करी। फिर उस प्लेन सरफेस को अपन ने कर्व्ड कर दिया आगे बस में, जो कि अपन लोगों के पास क्या बना, गोलीय दर्पण बना, स्पेरिकल मिरर बना। फिर उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले अपन लोगों को बने थे, जो भी रिलेशन निकालने थे, वो सारे रिलेशन अपन लोगों ने वहां पे क्या करे, उनको एक्सप्लेन करा डिटेल में। इसी तरीके से जब अपन लोगों ने रिफ्रैक्शन स्टार्ट करता, तो याद करो, जब अपन लोगों ने रिफ्रैक्शन स्टार्ट करा था तो एक प्लेन सरफेस ली थी, इस तरीके से एक प्लेन इंटरफेस लिया था। आपको पता है इंटरफेस, अंतरापृष्ठ, एक तरीके से इंटरफेस वो होता है जो दो मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है। एक तरफ मीडियम 1 होता है तो एक तरफ मीडियम 2 होता है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होता है तो एक का n2 होता है, ठीक है ना। तो एक रेयरर होता है तो एक डेंसर होता है, आगे बस में एक विरल होता है तो एक सघन होता है। उसका अपन लोगों ने इस तरीके से एक लाइट इंसिडेंट करी थी कि अगर सपोज ऐसे एक लाइट इंसिडेंट करते हैं, ठीक, तो अगर रेयरर से डेंसर में जाती है तो फैक्ट है वो किधर की तरफ बैंड हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। और इसके अपोजिट अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर सपोज रे इसी चीज में अगर अपन ऊपर वाला थोड़ी सी देर के लिए डेंसर मान ले, नीचे वाला थोड़ी सी देर के लिए रेयरर मान ले, तो जो रे आप लोगों के पास इंसिडेंट होती है, ठीक है ना, तो फैक्टर डेंसर से, सघन से विरल में आ रही है तो वो नॉर्मल से क्या जाती है, दूर हट जाती है। अरे बात समझ आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे इस वाले केस में तो नॉर्मल की तरफ मुड़ी और इस वाले केस में नॉर्मल से दूर हटी। तो इन दोनों केसेस में अपन लोगों ने क्या नोटिस करा कि जो भी अपन लोगों के पास इंटरफेस है वो एक प्लेन है, बिल्कुल प्लेन एकदम, ठीक है। अब उसी इंटरफेस को अपन क्या करेंगे, कर्व्ड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूं, देखना। देखना आप लोग, जैसे मान लो कि आपके पास ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, पारदर्शी कांच की पट्टी का है आप लोगों के पास है। अब ये बिल्कुल आप अब देखिए, इधर का शेप बिल्कुल सेम है, सब एकदम प्लेन है कि नहीं है। और याद करो अपन लोगों ने इसी पे लाइट इंसिडेंट कराई थी, दूसरी तरफ से बाहर निकाली थी अपन लोगों ने, जिसको अपन लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन बोला था। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इस ग्लास स्लैब को अपन क्या करेंगे, इस तरीके से यहां पर इस तरीके से कर्व्ड फॉर्म में कट कर देंगे। और इतना पार्ट देखो कट करा ना इस तरीके से, और इतने पार्ट को अपन हटा देंगे और इतने पार्ट को अपन यहां पर रख देंगे। तो देखना जो शेप बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा इस चीज को। इस तरीके से, ठीक। और ये इस तरीके से बन गया। आगे बात समझा आप लोगों को, ठीक। अब यहां पे पूरा एक मीडियम है और यहां पे जो भी अपने पास मटेरियल है, ठीक है ना, पारदर्शी माध्यम है, ठीक है ना, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो अपन लोगों के पास है। अब उसको अपन ने इस तरीके से क्या कर दिया, कट कर दिया। मतलब मान लीजिए पूरी ग्लास स्लैब होगी, इस तरीके से देखना, इस तरीके से एक ग्लास स्लैब होगी, इसको अपन ने ऐसे कट कर दिया और इतने पार्ट को अपन ने यहां से हटा दिया। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। तो अपन इसको बोल देते हैं, ये तो होगा आप लोगों के पास मीडियम 2, ये होगा आप लोगों के पास मीडियम 1, ठीक। यहां पर अगर अपन ले लेते हैं कि इसका अपवर्तनांक कितना होगा n2, तो इसका कितना होगा n1, ठीक। यहां पर वेलोसिटी ले लेंगे v2, यहां पर वेलोसिटी ले लेंगे अपन लोग v1। ये वाला मीडियम अपन लोग ले लेते हैं डेंसर और बाहर वाला मीडियम अपन लोग ले लेते हैं रेयर, अंदर वाला सघन और बाहर वाला, ठीक है ना, विरल, ठीक। और ये फैक्ट है कि अब ये इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट से अपन लोग क्या करते हैं, एक इस तरीके से एक लाइन पास कर देते हैं, जिसको अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक। अब आप देखना ये कर्व इस तरीके से, ये कर्व इस तरीके से, इसको बोल देते हैं ए पी सी, ये इस तरीके से। तो फैक्ट है किसी एक सर्कल का पार्ट ही होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र होगा, वो यहां पर कहीं पर होगा कि नहीं होगा, सी। आगे बात समझे आप लोगों को। और आप सबको पता है कि पोल और सी के बीच में जो आप लोगों के पास डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, आर के इक्वल होती है कि नहीं होती है। आगे बात समझे, ठीक। जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज में, ठीक। अब अपन ने क्या करते हैं, अब अपन यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहां पे इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रख दिया अपन लोगों ने यहां पे। और आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, उसको आप यू से रिप्रेजेंट करते हो। आगे बस में अब अपन ने क्या करा, एक रे को तो अपन ने बिल्कुल इस पर इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल दी। अब आपको पता है कि पोल पे जो भी रे इंसिडेंट होती है वो एकदम परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। अब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो फैक्ट है कि बिना रिफ्लेक्ट हुए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाएगी इस तरीके से, ये निकल गई सीधे इधर,
ये सीधे निकल गए। और एक रे को अपन क्या करते हैं, किसी एक एंगल पे भेज देते हैं इस तरीके से। अगर सपोज ये इंटरफेस नहीं होता, ये वाला अंतरा पृष्ठ नहीं होता, ठीक है ना, ये अपन लोगों के पास क्या है, ये अपन लोगों के पास इंटरफेस है, ठीक। अगर ये वाला इंटरफेस या अंतरा पृष्ठ नहीं होता तो फैक्ट है जो ये वाली रे है ये बिना डाइवर्ट हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती कि नहीं निकल जाती। लेकिन अब जैसे याद करो, मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे ये इंटरफेस पर आके गिरेगी तो ये सबसे पहले, जैसे ही आप याद करो, मैंने बोला आप लोगों को, जैसी कोई भी रे किसी इंटरफेस पर आके गिरती है, वो सबसे पहले किसको ढूंढेगी, नॉर्मल को। अब ऐसी कंडीशन पे नॉर्मल, अब आपको पता है कि सेंटर से जो भी लाइन आप सरफेस पे डालोगे वो परपेंडिकुलर होगी और वही एज ए नॉर्मल ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे अपन यहां से एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखना अब आप लोग, अगली बात समझ आप लोगों को, अगली बात समझना आप लोगों को, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना। अब बाहर रेयर मीडियम और किस में इंटर करिए, डेंसर मीडियम में। और जब भी जो अपने पास रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स किधर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन पे अब ये जो अपन लोगों के पास रे है इधर की तरफ रिफ्रैक्टेड हो जाएगी कि नहीं जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगी और ये इधर आगे बढ़ेगी। और जहां पर भी ये बढ़ेगी इस तरीके से, जिस पॉइंट पे ये कट करेगी वहीं पर ही आप लोगों की क्या ड्रॉ हो जाएगी, एक तरीके से इमेज। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पे ये वाला, ये जो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, v हो जाएगा। इमेज, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल इज v, ठीक है ना। प्रतिबिंब और ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, ठीक। अब इसमें अपन क्या करते हैं, एंगल्स मान लेते हैं, ठीक है ना। ये अब ये एंगल अपन लोगों ने मान लिया कि एंगल आप लोगों के पास कितना है, अल्फा। ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना है, बीटा। और ये वाला एंगल अपन लोगों ने मान लिया कितना, गामा। अपन मान लेते हैं, बाद में हटा देंगे ना, फिजिक्स का कहता है मान के करो, लेकिन जब लास्ट में जो भी एक्सप्रेशन आएगा उस कंडीशन पे वो जो भी आपने माना है वो सारा हट जाना चाहिए। अरे हट जाएगा ना, काहे की टेंशन है अपन लोगों को। अगली बात से आप लोगों को, अब आप बहुत ध्यान से देखना, रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई कि नहीं हुई, और जब इस तरीके से इंसिडेंट हुई तो ये आप लोगों के पास एंगल आई बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चली गई तो नॉर्मल से ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना बन जाएगा, आर बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरीके से। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं क्या करता हूं, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर इस बिंदु को मैं बोल देता हूं एक तरीके से एम पॉइंट, ठीक। और यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं नीचे की तरफ इस तरीके से, और ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। आगे बात समझ में आप लोगों को। अब आप बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर मैं एन की बात करता हूं, इस एन पॉइंट की, तो ये एक तरीके से किस पर ओवरलैप्ड होता है, किस पर संपाती होता है, पी पर संपाती होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी अपन रेज लेते हैं ये सारी की सारी क्या होती है, पैराक्सियल रेज होती है, उपाक्षीय किरण होती है। तो ऐसी कंडीशन पे अपन सबको पता होता है कि अगर अपने पास पैराक्सियल रेज है, पैराक्सियल रेज है, तो ऐसी कंडीशन पे अपने पास जो भी एंगल होगा वो एंगल आप लोगों के पास क्या होगा, स्मॉल होगा कि नहीं होगा। और अगर आप लोगों के पास एंगल स्मॉल है तो P और N एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, ओवरलैप्ड होंगे, संपाती होंगे। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, तो ऐसी कंडीशन पे मैं ON, O इसको बोल देते हैं ON, तो ON अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, OP के। ON अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, OP के। आगे बस में, और मैं इसको बिना किसी टेंशन के माइनस में लिख सकता हूं, क्योंकि पोल के इधर की तरफ है। आगे बस में इसी तरीके से CN ये इक्वल होगा किसके, CP के। तो ये हो गया CP, ठीक। और इसको अपन किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको अपन क्या, प्लस R क्यों लिखा, क्योंकि उधर की तरफ है। इसी तरीके से IN इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं IP के। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, प्लस V के इक्वल होगी कि नहीं होगी आप लोगों के पास। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज में। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहले एक वाली डायग्राम देखो, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से देखो। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब अपन क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां पर एक हाइपोथेटिकल लाइन कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके से। अभी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना,
तो आप देखो अगर मैं इधर से इधर इधर जाऊं तो ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो अगर ये एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल भी आप लोगों के पास कितना होगा, अल्फा। ठीक, अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये एकदम सीधी कट कर रही है, सीधी कट कर रही है, तो अगर ये एंगल बीटा तो ये वाला एंगल भी आप लोगों के पास एक तरीके से बीटा होगा कि नहीं होगा। आगे बात में आप लोगों को, अब आप देखना, अब ये गामा है ना, अब देखो ये रे इस तरीके से कट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो अगर ये एंगल गामा तो ये वाला एंगल भी गामा होगा कि नहीं होगा आपके पास। ठीक, और ये भी जेड बन रहा है, देखो बीटा के साथ भी तो क्या बन रहा है आप लोगों के पास, जेड, तो अगर ये बीटा तो ये वाला एंगल भी आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, बीटा होगा कि नहीं होगा। आगे बात समझ में आप लोगों को, तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं इस वाली कंडीशन को देखो, इस वाली कंडीशन को, तो यहां पर अपन लोग लिख सकते हैं कि I इक्वल टू आप लोगों के पास हो गया अल्फा प्लस बीटा, हो गया कि नहीं हो गया, I इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा, तो I इक्वल टू जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आई पास में इसी तरीके से यहां पे देखो आप लोगों के पास यहां पे बीटा इक्वल टू कितना हो गया, बीटा इक्वल टू हो गया आप लोगों के पास R प्लस गामा, तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस गामा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया आप लोगों के पास। अरे बस में अब आप देखो अपन ने I और R क्यों करा, I और R इसलिए करा क्योंकि रिफ्रैक्शन जिस दिन अपन लोगों ने स्टार्ट करा था ना, तो अपन लोगों ने देखा था कि अगर रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन केवल स्नेल लॉ के ही थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के इक्वल होता है, तो अपन ने आई भी निकाल लिया और आर भी निकाल लिया। अब अपन यहां पे क्या यूज करेंगे, स्नेल लॉ यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशंस पे देखना आप लोग यूजिंग स्नेल लॉ, ठीक है ना, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, स्नेल के नियम से। और क्या होता है आप लोगों के पास साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों का, अब आप देखो n1 से किस में जा रहे हो, n1 से n2 में जा रहे हो, तो याद करो मैंने आपको क्या बोला था, जिसमें जाते हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका अपवर्तनांक ज्ञात करते हो, किसके सापेक्ष, n1 के सापेक्ष। आगे बस में तो ये आप लोगों के पास कितना जाएगा, n2 अपॉन में n1। आगे बस में अब आप यहाँ पे कौन सी ले रहे हैं, पैराक्सियल रेज ले रहे हैं, तो फैक्ट है कि जो अपने पास अल्फा एंड सॉरी अपने पास आई एंड आर जो होंगे वो स्मॉल एंगल होंगे कि नहीं होंगे, और अगर ये एंगल स्मॉल है तो मैं साइन आई को क्या लिख सकता हूं, आई, और साइन आर को मैं क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास आई अपॉन में आर इक्वल टू n2 अपॉन में n1। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा, आई n1 इक्वल टू n2 आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, I1 की वैल्यू आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यहां पर कितना जाएगा आप लोगों के पास n1 इक्वल टू, और r की जगह कितना जाएगा बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, और यहां पर कितना जाएगा n2 हो जाएगा। ये आप लोगों की आ गई इक्वेशन नंबर 3। देखो बेटा एक बार अच्छे से इसको, और कोई भी डाउट हो तो पूछो मेरे से। ठीक है, इसको थोड़ा बड़े बड़े लिख देता हूं मैं ना, ताकि समझ में अच्छे से आए, अल्फा बीटा गामा, ठीक है बेटा। आगे चले अपन, अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना, इस इक्वेशन को अपन को याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा n1 इक्वल टू बीटा माइनस गामा n2, इक्वेशन नंबर 3। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक, अब अपन लेते हैं ट्राइंगल ओ एन एम, ठीक है ना, फ्रॉम ट्राइंगल ओ एन एम, ट्राइंगल ओ एन मतलब त्रिभुज ओ एन एम से, तो ऐसी कंडीशन पे अब आप बहुत ध्यान से देखना। अब आप देखो यहां पे जो जो ट्राइंगल लेंगे अपन ओ एन एम, ठीक, सी एन एम, आई एन एम, अब देखो एन एम हर में कॉमन आ रहा है तो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा आगे कहीं ना कहीं, तो फिक्स है कि आपके पास लंब आ रहा है, परपेंडिकुलर है, और सारी बेस की वैल्यू आप लोगों के पास, आधार की वैल्यू आप लोगों के पास सारी है, तो फैक्टर परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार किस में आते हैं, साथ टेन में आते हैं कि नहीं आते, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टेन अल्फा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एन अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास ओ एन हो जाएगा। अब एज इट इज अल्फा आप लोगों के पास क्या स्मॉल, क्यों स्मॉल है, क्योंकि अपन लोगों ने कौन सी रेज ले रखे हैं, पैराक्सियल रेज, उपाक्षी किरणें ले रखी है, तो टेन अल्फा को भी मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे बिना किसी टेंशन के अल्फा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ऐसी कंडीशन पे अल्फा इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, एम एन अपॉन में ओ एन आ गया कि नहीं आ गया।
ठीक है ना। फिर मैं लिख सकता हूं इसी प्रकार सिमिलरली। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना बीटा की वैल्यू देखो, बीटा तो बीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, वही एम एन अपॉन में सी एन। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास एम एन अपॉन में सी एन। और इसी तरीके से मैं किसकी वैल्यू लिख सकता हूं, गामा की वैल्यू लिख सकता भी नहीं सकता हूं। और गामा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, गामा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास एम एन अपॉन में आई एन हो जाएगी। आगे बस देखो अल्फा बीटा गामा ये माने थे। अब ये तीनों वैल्यू मैं कहां पे रख दूं, यहां पे पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे जो अपन लोगों के पास ठीक है ना वैल्यू आएगी, तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 3, या फिर डायरेक्ट लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है एम एन अपॉन में ओ एन, ठीक, एम एन अपॉन में ओ एन प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है एम एन अपॉन में सी एन। और यहां पर कितना जाएगा N1 इक्वल टू, ठीक, फिर कितना जाएगा बीटा की वैल्यू कितनी है एम एन अपॉन में सी एन माइनस एम एन अपॉन में आई एन, और ब्रैकेट में बाहर कितना जाएगा आप लोगों के पास N2। आगे बात में आप लोगों को तो देखना अब आप लोग ठीक है। अब आप देखो एम एन यहां से बाहर ले लें अपन, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास एम एन बाहर आ जाएगा, अंदर बचे N1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, एम एन को तो बाहर ले लेते हैं और N1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब या फिर बाद में कर देंगे, तो ओ एन प्लस 1 अपॉन में सी एन N1 इक्वल टू, यहां से भी एम एन बाहर ले लो तो एम एन, और इधर कितना बचेगा आप लोगों के पास 1 अपॉन में सी एन माइनस का 1 अपॉन में आई एन, और बाहर में N2 आ जाएगा, mn से mn कैंसिल हो गया। अब n1 को अपन किधर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, और n2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा ये n1 अपॉन में o n प्लस n1 अपॉन में सी एन इक्वल टू n2 अपॉन में सी एन माइनस n2 अपॉन में आई एन। आगे की बात समझे आप लोगों को, ठीक। अब आप खुद देखो ओ एन किसके इक्वल है ओपी, तो ये हो जाएगा n1 अपॉन में ओपी, ठीक, प्लस n1 अपॉन में cn किसके इक्वल है cp इक्वल टू n2 अपॉन में cn, तो cp माइनस n2 अपॉन में ip। आगे की बात समझ में आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट देखो अब नेक्स्ट, अब आप बहुत ध्यान से देखना, तो कितना जाएगा आप लोगों के पास n1 अपॉन में ओपी की वैल्यू कितनी है माइनस u, प्लस n1 अपॉन में cp की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास प्लस r इक्वल टू n2 अपॉन में cp प्लस r माइनस n2 अपॉन में v की वैल्यू कितनी है प्लस v। आ गई बात में। अब इन दोनों को तो एक तरह इसको ले जाते हैं उधर, और इस माइनस v को इधर, माइनस n2 अपॉन में v को इधर लेके आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास देखना, ये हो जाएगा n2 अपॉन में v माइनस का n1 अपॉन में u इक्वल टू, अब ये उधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन में r माइनस का n1 अपॉन में r। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपन लोगों के पास n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब बोर्ड लेवल पर भी, और अगर अपन बात करें तो जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये अपन लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अपने पास क्या फॉर्मूला बना n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। अब देखो n2 आपको पता है माध्यम 2 का अपवर्तना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, n1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 माध्यम 1 का अपवर्तनांक, v क्या है प्रतिबिंब की ध्रुव से p से दूरी, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन p एंड i। u क्या है आप लोगों के पास बिंब की ध्रुव से दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक। n2 माइनस n1 हो गया, r आप लोगों के पास क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे अपने पास ये फॉर्मूला अब याद रखना अपन को बहुत अच्छे से कि n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं इसको अपन एक ट्रिक के थ्रू याद रखने की कोशिश करता हूं, देखना आप लोग, अब आप लोगों का जो बिंब है, ठीक है ना, सॉरी जो आप लोगों का प्रतिबिंब है I, देखो I कितना v, अब कौन से मीडियम में बन रहा है n2 मीडियम में तो बन रहा है। देखो आपका जो
इमेज है वो किस में बन रहा है आप लोगों का, N2 मीडियम में बन रहा है। तो फिक्स है कि जिसमें आप लोगों का है ना प्रतिबिंब होता है, जिसमें आप लोगों की इमेज होती है, ठीक है ना, उसके ऊपर उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, उसी माध्यम का अपवर्तनांक आता है। मतलब जिसमें प्रतिबिंब उसके ऊपर उसी माध्यम का अपवर्तनांक। आ गई बात में। देख लो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, कौन से माध्यम में रखा हुआ है, कौन से मीडियम में रखा हुआ है, M1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1। तो अब U हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि पोल के इधर होता है, तो नेगेटिव साइन U और इसके ऊपर क्या जाएगा, N1 आ जाएगा, इक्वल टू। अब आप क्या करो, U और V को हटा दो और एक लाइन करके नीचे लिख दो R, और जो पहले होता है वो पहले आएगा और जो बाद में होता है वो बाद में आएगा। तो N2 माइनस N1, N2 माइनस N1। तो ये एक तरीका होता है कि जिसमें जिस मीडियम में आप लोगों की इमेज होती है ना, उसके ऊपर उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। मतलब जिस मीडियम में, जिस माध्यम में प्रतिबिंब होता है, उस माध्यम में जो प्रतिबिंब के ऊपर आएगा उसी माध्यम का अपवर्तनांक आएगा आप लोगों के पास। आई नहीं आई बस में। तो इस तरीके से अपन लोगों को, इसको एक तरीके से अपन लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, रिफ्रैक्शन फार्मूला भी बोलते हैं एक तरीके से अपन इसको, रिफ्रैक्शन फार्मूला, ठीक है ना। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अपवर्तन सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना, किसी भी गोलीय पृष्ठ की अगर मैं बात करता हूं तो। आएंगे ये बात सुनने, देखो एक बार जल्दी से बेटा इसको, ठीक। इसी में अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ठीक, इसी में अपन को पता लग गया कि जो मेरे पास रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आया, जो मेरे पास रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूला मेरे पास कितना आया, N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में R। इस तरीके से आया कि नहीं आया, अरे बात में, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब आप लोग मुझे फॉर्मूला लिख के बताएंगे। सपोज इस तरीके से कोई भी कर्व सरफेस है, ठीक है ना, इधर की तरफ का इधर N1 है और बाहर की तरफ N2 है। एज इट इज एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है आप लोगों के पास, को यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस तरीके से ये इधर जाता है और इधर निकल के इधर जाके ये क्या बना लेता है, इमेज बना लेता है। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना, और ये, ठीक। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप लोगों के पास क्या हो गया, V। अब अपन को इसके लिए फॉर्मूला लिखना है, तो आप बहुत ध्यान से देखना, V कौन सा मीडियम है, N1, तो कितना जाएगा, N1 अपॉन में V माइनस क्योंकि U आएगा, और U कौन सा मीडियम है, N2, तो ये कितना जाएगा, N2 अपॉन में U इक्वल टू। अब देखो पहले कौन है, N1, तो N1 माइनस N2, इन दोनों को हटा के इसकी जगह क्या लिख दो, R लिख दो। अरे बात समझे आप लोगों को। तो इस तरीके से ये रिफ्रैक्शन फार्मूला याद कर सकते हैं अपन लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बात समझे, तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में R। आ गई बात समझे। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसमें अपन लोगों के पास जो ये वाली टर्म होती है N2 माइनस N1 अपॉन में R, ये एक तरीके से आप लोगों को ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पावर फैक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर फैक्टर को। पावर फैक्टर से मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर से मतलब ये होता है कि जो भी आप लोगों के पास इस तरीके से कर्व्ड सरफेस पे जब इस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो ये कितना बेंड होगी, फैक्टर को, जितना ज्यादा डेंसर होगा फैक्टर लाइट उतनी ज्यादा इधर की तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जितना कम डेंसर होगा, जितना कम सघन होगा, तो फैक्टर उतना कम मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी। तो फैक्टर जितना कम मुड़ेगी उसकी, इसकी अगर मैं बात करूं तो जो यहां पर मीडियम है, अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात करूं, इसके अंदर जो भी मीडियम है अगर कम मुड़ेगी तो फैक्टर की पावर कम है, इसलिए रे को कम मोड़ पाया। और ये जितना ज्यादा डेंसर होगा, जितना ज्यादा सघन होगा, फैक्टर रे उतनी ज्यादा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी कि नहीं होगी, और जितना ज्यादा बेंड होगी जो इमेज है वो उतना आगे शिफ्ट होती जाएगी। मतलब उसके पास पावर क्या है, उसका पावर फैक्टर क्या है, ज्यादा इफेक्टिवली उस पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और ये रीजन है कि जो रे है वो ज्यादा से ज्यादा क्या जाती है आप लोगों के पास, बेंड हो जाती है। आगे बात समझे आप लोगों को, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे N2 माइनस N1 अपॉन में R, ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं R के लिए, R आप लोगों का पॉजिटिव होगा, R की वैल्यू आप लोग क्या लोगे, पॉजिटिव। लेकिन किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल
सरफेस के लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स होगा तभी तो ऐसा रखा हुआ होगा और ये इस तरीके से होगा। अब आप देखो, ये अगर मैं बात करूं तो इसकी जो रेडियस, इसका जो सेंटर होगा वो इधर की तरफ होगा और ये आपका पोल हो गया, ये यहां से तक का डिस्टेंस आर हो गया। अब आप याद करो, पोल के इधर सब क्या होता है आप लोगों के पास, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, तो ये वाली डिस्टेंस भी आप लोगों के पास क्या होगी, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, आर आप लोगों के पास नेगेटिव कब होगा, बताओ। आर नेगेटिव होगा फॉर कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है ना। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, सुना, कॉन्केव कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस मतलब ये हो गया आप लोगों के पास एक तरीके से उत्तल गोलीय पृष्ठ, और ये क्या जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा आप लोगों के पास अवतल गोलीय पृष्ठ। आ गई बात समझ में। तो अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए तो आर नेगेटिव होगा और उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए आर पॉजिटिव होगा। अवतल से मतलब अब ये ऐसे रखा हुआ होगा, अब अपन ने ऐसे कट करा है और ये इस तरीके से जा रहा होगा, इस तरीके से, ठीक। अब फैक्ट है, अब देखो ये ऐसे रखा हुआ है ना, तो इसका सेंटर तो यहां पर कहीं पर होगा कि नहीं होगा, और ये जो डिस्टेंस होगी आर। अब आपको पता होता है कि पोल के इधर सब क्या होता है, आप लोग इधर की तरफ अगर मैं पोल के इधर चलता हूं तो नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, तो ये चीज क्या जाएगी आप लोगों के पास, नेगेटिव हो जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से रिलेटेड ये 2-3 पॉइंट है जो न्यूमेरिकल करने में अपन लोगों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक। कभी कभार वो पूछते थे कि इसमें से कौन सी टर्म पावर फैक्टर को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, बात बताओ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि n2 माइनस n1 अपॉन में r, ये एक तरीके से पावर फैक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अगर इसमें अपन एक केस और ले लेते हैं, केस 1, कि सपोज आपके पास n1 इक्वल टू na, मतलब जो बाहर जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वो वाला मीडियम आप लोगों के पास कितना है, एयर है, ठीक है ना। और आप सबको पता था Na की वैल्यू कितनी होती है 1, और अंदर जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो भी ग्लास है या जो भी पारदर्शी सरफेस है, जो भी पारदर्शी माध्यम है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो उसका अपन ने n2 इक्वल टू कितना ले लिया, n। तो अपने पास फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है अपने पास n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। अब देखो n2 की जगह कितना जाएगा, n अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल टू ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन में r। ये एक फॉर्मूला हो गया कि एयर और कोई सा भी मीडियम हो, ठीक है ना, कि बाहर तो एयर और अंदर कोई सा भी मीडियम हो, तो डायरेक्ट भी अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n अपॉन में v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन में r। ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होने ही चाहिए। इसका सिंपल सा तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिस मीडियम में, जिस माध्यम में प्रतिबिंब, उस माध्यम का अपवर्तनांक उसके ऊपर, जिस माध्यम में ऑब्जेक्ट बिंब, उस माध्यम का अपवर्तनांक उसके ऊपर, और जो पहले एज इट इज ये की ये टर्म उठा के यहाँ पे रख दो n2 माइनस n1 और अपॉन में इन दोनों को हटा के क्या लिख दो आप लोग, r लिख दो। ये एक तरीका होता है याद करने का, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि मिक्स हो जाता है, क्योंकि अभी अपन आगे पढ़ते जाएंगे तो ये चीजें लगेगा यार ये तो पहले पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, तो सब मिक्स होने लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अपन शुरू से इस चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे तो कोई भी चीज अपन लोगों की मिक्स नहीं होगी। आगे बात समझ में आप लोगों को, देखो इसको एक बार जल्दी से, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अपन इससे रिलेटेड। चलो क्वेश्चन देखना अब आप लोग, ठीक है ना, ये मुख्य अक्ष हो गई आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक। और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर O, ये आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप लोगों को, यहां से यहां तक का जो दे रखा है आप लोगों को, वो देखा है 100 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद आप लोगों को दे रखा है जो r दे रखा है, ठीक है ना, r इक्वल टू दे रखा है, ये तो हो गया u, r दे रखा है आप लोगों को 20 सेंटीमीटर, ठीक। ये आप लोगों के पास मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये आप लोगों के पास ग्लास है, बाहर आप लोगों के पास एयर है, n1 इक्वल टू a है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और n2 की जगह कितना हो जाएगा ng, और ng की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 3/2। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि v की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होगी। तो फैक्ट है, अब रे इस तरीके से इधर जाएगी और इधर से इधर जाके इधर कहीं ना कहीं जाके इमेज बनाएगी कि नहीं बनाएगी, और ये डिस्टेंस आपके पास v। अब आप देखो ये रहा इमेज, ठीक, और इमेज कौन से मीडियम में, तो आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या बनेगा, n2 अपॉन में v माइनस, अब n2 इसके साथ आ गया v के साथ, तो फैक्ट है n1 अपॉन में u इक्वल टू कितना आ जाएगा, n2 माइनस n1 अपॉन में r।
आगे बस में अब आप बहुत ध्यान से देखना, u की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 100 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लिया, क्योंकि इधर की तरफ है, ठीक। उसके बाद r इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है n2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो ऐसी कंडीशन पे ये अब आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 3/2 अपॉन में v माइनस n1 की वैल्यू कितनी होती है, n1 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 1, तो ये 1 अपॉन में u की वैल्यू कितनी है, माइनस 100 सेंटीमीटर, ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 अपॉन में r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। अब देखना ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 अपॉन में 2v माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 100 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3/2 में से -1 जाएगा तो 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, 20, और ये 2 लौट के नीचे आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास हो जाएगा ये 3 अपॉन में 2v इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं और इसको नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में 40 माइनस का 1 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अपन इसको लिख देते हैं कि जो एलसीएम लिख देते हैं अपन 100 इंटू 40 लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितना जाएगा, 100 माइनस 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के पास 3/2, तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितना बचेगा, ये हो जाएगा 3/2v इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन में कितना जाएगा, 4000 हो गया ना, 1 2 3, ठीक। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये इससे कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, ये इससे कितने टाइम चला जाएगा, 200 टाइम चला जाएगा, और ये इससे कितने टाइम चला जाएगा, 100 टाइम चला जाएगा। तो आप लोगों के पास v की वैल्यू कितना आएगी, प्लस 100 सेंटीमीटर आएगी। आई नहीं बस में, तो इस तरीके से अपन सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई बस में, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन लोग कल एक बार और डिस्कस करेंगे। पहले इसको पढ़ना, कोई भी डाउट हो तो मेरे से एक बार इस पे डिस्कस करना। आज के लिए इतना काफी है।